हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि खड़े होकर देर तक इस समय मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कम से कम एक सप्ताह आराम करिए तभी पैर ठीक होगा। मैंने कहा इस समय आराम कहां हो पाएगा, तो मैंने सोचा है कि जब चुनाव समाप्त होगा तभी मैं 4-6 दिन आराम करूंगा, नहीं तो बराबर जनता के साथ संवाद स्थापित करता रहूंगा। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, और मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, धर्मवीर जी का हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता, जीवंत रिश्ता है। भारत की संसद में भी जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लगता है कि हमारा कोई मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार 2 बार यहां सांसद रहने के बाद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे धर्मवीर जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है, तीसरी बार भी भारत में सरकार किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, यहां के रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में हैं। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विचार व्यक्त करते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, दुनिया वाले नहीं सुनते थे। कहते थे भारत तो यह कमजोर भारत है, भारत तो यह गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, और जो आपके यहां के लोग विदेशों में होंगे वह भी आपको बतलाते होंगे कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत बनी है। भारत के बारे में यह धारणा थी, भारत तो गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है। 75 वर्षों के आजादी का काल गुजर गया, लंबे समय तक यहां पर हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने किया। 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत कांग्रेस ने की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा था कि मैं भारत की गरीबी को दूर करना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा मैं भी गरीबी दूर करूंगी। राजीव गांधी जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा। बहनों भाइयों, भारत की गरीबी दूर नहीं हो पाई, समाप्त होने की बात तो अलग। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, भारत की मानी जानी एजेंसियां, वित्तीय एजेंसियां, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने करिश्मा किया है। 8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और आज मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे ही यदि हमको सरकार चलाने का मौका मिल गया, 15 वर्षों के अंदर भारत में गरीब नाम का कोई व्यक्ति शेष नहीं बचेगा। छोटी छोटी बातों की किस हद तक हमारी गवर्नमेंट ने चिंता की है। कोई कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पक्के मकान, जिनके पास कच्चे थे पक्के मकान मुहैया करें। कहा कि जिन घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचता है वहां पर नल लगना चाहिए और नल से उसके घर में जल पहुंचना चाहिए। बहुत सारे देश में ऐसी माताओं बहनों को देखा है घर में पानी नहीं आता है। राजस्थान की हालत जाकर देखिए, दूर दराज जाकर घड़े पर घड़ा पानी का भरकर अपने घर वापस लौटती हैं, अपने घर की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह दर्द किसी भी प्रधानमंत्री के मन के अंदर पैदा नहीं हुआ। यह दर्द का एहसास यदि पहली बार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और यह फैसला किया है भारत में एक घर शेष नहीं बचने पाएगा जहां की नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। बहनों भाइयों, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना का संकट इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना का संकट था। बहनों भाइयों, दुनिया यह मानकर चल रही थी क्या होगा। कुछ लोग कहते थे आधी आबादी ही समाप्त हो जाएगी दुनिया से, और गरीब देशों के लिए तो कहा जा रहा था कहां से इस संकट से निपटने के लिए उनके पास संसाधन आएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका बनता नहीं था। हम लोगों की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने, चटपट सुबह ही पहुंच गए वैज्ञानिकों के पास। उन्होंने कहा कि जितने भी धन की आवश्यकता होगी सारा धन मैं मुहैया कराऊंगा। मेरे वैज्ञानिकों, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा पर हमको भरोसा है। कोरोना का वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार करो, जो भी आवश्यकता होगी मैं मुहैया कराऊंगा। और आपने देखा करिश्मा हो गया। जिस भारत में कोरोना का टीका बनता नहीं था, कोरोना का टीका बन गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी जितने लोग बैठे हैं, कम से कम 2 डोज कोरोना का जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को 3 डोज भी लगा होगा। और केवल भारत में ही कोरोना का टीका नहीं लगा था, बल्कि विश्व के 100 देशों को कोरोना का टीका मुहैया कराया है तो भारत ने कराया है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कामकाज बंद करके दूर दराज शहरों से पैदल लोग चल पड़े थे अपने घरों के लिए। इंसान की जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी प्यारी चीज होती है। संकट था, क्या खाएंगे, कमाई बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। उसी समय प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, मुफ्त राशन अब भी चल रहा है और आगे 5 साल तक मुफ्त राशन आपको मिलता ही रहेगा। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं कोई विदेशी नहीं हूं। ईमानदारी की बात है कि घर में यदि 5 मेंबर है तो 5 के 5 मेंबर 5-5 किलो लेते हैं। ये सही बात है कि नहीं? सही बात है तो बतला दीजिए। और कुछ परिवारों में तो मैंने ऐसा देखा है, देखिए जिनके यहाँ पैदावार बहुत अच्छी होती है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, कुछ परिवारों को तो ऐसा मैंने देखा कि घर में 4 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं, बच जाता है तो कहते क्या होगा, दुकान पर जाकर बेच देते हैं। यह स्थिति भारत की बनी है कि आज हम यह मुहैया कराने की स्थिति में है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक से एक चुनौतियां आई हैं और आप पता लगा लीजिएगा
भारत ही नहीं, दुनिया के अर्थशास्त्रियों के माध्यम से, यदि आपके घर के लोग विदेशों में होंगे, 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय 2004 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर 2004 में था। 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत चलाई। उसके बाद भी 2014 में भी भारत 11वें का 11वें स्थान पर बना रहा। मोदी जी ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों। 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया यह मानती है, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत आज जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा और उसके बाद कोई देश होगा बहनों भाइयों तो हमारा भारत। भारत केवल धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर चला जाए, इतने में हमारी संतुष्टि नहीं है। धन दौलत के मामले में तो विश्व का सबसे अग्रणी देश हम भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन असत्य नहीं बोलूंगा, इसमें समय लगेगा। 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे धनवान देश बनने में ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा, 2070 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमसे यदि रक्षा मंत्री होने के नाते कोई पूछे आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं, मैं यह कहूंगा कि मैं तो भारत की को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लोग ये कहेंगे भारत को आप विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या आप दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या आप सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या आप सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं? बहनों भाइयों, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। दुनिया पर हुकूमत करने के लिए विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। मेरे बहन भाई, पूरे विश्व को ही हम लोगों ने परिवार माना है। ऐसा है हमारा भारत। और जानते हैं, पाकिस्तान के एक सांसद हैं, नाम भी बतला देता हूं, नेट पर जाइएगा देख लीजिए। वहां के एक सांसद फजलुर रहमान साहब ने कहा है संसद में बोलते हुए, पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए, कहा बताइए भारत और पाकिस्तान दोनों अस्तित्व में एक ही साथ है। अरे जब विभाजन हुआ भारत आज इतने आगे बढ़ गया, तो उन्होंने यह जो वाक्य वहां की पाकिस्तान की संसद में बोला है, कहा है फजलुर रहमान साहब ने कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा है, संसद। और आज हमारे राहुल जी, क्या हो गया है इनको? बहनों भाइयों, पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा उरी और पुलवामा का जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना, वह पाकिस्तान सरकार ने कराया। वो मंत्री थे पाकिस्तान के, सच्चाई को स्वीकार किया। और जिस व्यक्ति ने यह कहा है, उसने कहा है
राहुल गांधी की तारीफ की है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर। माने राहुल की प्रशंसा पाकिस्तान में हो रही है। बहनों भाइयों, यदि राहुल गांधी की जगह में होता, पाकिस्तान यदि ऐसा कुछ बोलता कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत में आतंकवादियों को भेजा था और हमारी तारीफ करता, तो बहनों भाइयों ऐसी तारीफ को मैं ठोकर मार देता, उसको मैं नकार देता। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, यही स्वाभिमान की भावना थी। भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अशफाकुल्ला खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? यदि जो तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी उस समय उन्होंने कहा था अशफाकुल्ला खान ने, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारी मां की मुराद क्या थी? तो उसने बताया मेरी मां की मुराद थी कि अशफाकुल्ला शादी कर ले। कहे कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम शादी करने जा रहे हो? कहे मजिस्ट्रेट, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। इसी स्वाभिमान की भावना से चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, तब जाकर भारत आजाद हुआ। और हमारे राहुल गांधी को लगता है कि स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं बची है। पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और वहां से तारीफ हो रही है। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने रात को सोए हुए हमारे जवानों पर हमला किया। यहां पर बहुत सारे हमारे सेना के जवान हैं, बहादुर लोग हैं, आज भी पूर्व सैनिक भाई भी हैं हमारे। और भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी अपने शौर्य और पराक्रम से वह कर रहे हैं। पूछ लेना आप। लेकिन उसके बाद फैसला किया हमारी सरकार ने, जो कुछ भी हुआ आपको जानकारी है। संदेश सारे विश्व को चला गया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत करके हम लोगों ने दिखाया है। मेरे बहनों भाई, पूर्व सैनिकों का जहां तक सवाल है, ये कितना धोखा दिया है इन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों। बराबर 40 साल से या 35 साल से इन लोगों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाना चाहिए। ये करते क्या थे, कुछ वर्षों से बजट में 500 रुपए का प्रोविजन कर देते थे और कहते थे OROP हम लागू करेंगे। बताइए, पहली बार OROP किसी सरकार ने लागू किया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने लागू किया। यह हमने अपने सैनिकों के ऊपर एहसान नहीं किया, यह मानते हैं हमारा फर्ज था, उस फर्ज को हमने पूरा किया। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, नाम सुना है आम आदमी पार्टी का कि नहीं आप लोगों ने? यहां पर भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जिस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, तो उस समय अन्ना हजारे ने कहा था, ऐ बेटा केजरीवाल ध्यान रखना, अब हमारे आंदोलन को कामयाबी मिल गई है,
कोई राजनीतिक पार्टी मत बचाना, नहीं तो हमारे आंदोलन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अन्ना हजारे की भी बात नहीं मानी इन्होंने, अपने गुरु की बात नहीं मानी और एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। और जब पार्टी बना ली तो दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देते थे, भरोसा रखना हमारी सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री यदि मैं बनूंगा तो कभी भी सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा। और बहनों भाइयों, ऐसा शीश महल बनवाया है कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी वैसा मुख्यमंत्री आवास नहीं होगा जो इनके पास है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। और उसी शीश महल में, मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में, एक आम आदमी पार्टी की सांसद उसके ऊपर घूसे चलाए जा रहे हैं, महिला के ऊपर पीटा जा रहा है, बाल खींचा जा रहा है और उनका निजी सचिव मार रहा है। और उसके बाद भी जेल से छूट कर आए हैं, पहली तारीख को फिर से जाने वाले। एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं कहा, उस महिला के सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा। ये राजनीति करेंगे लोग। बहनों भाइयों, जो व्यक्ति अथवा जो राजनीतिक पार्टी माताओं बहनों बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती, मैं समझता हूं वैसी राजनीतिक पार्टी देश में राजनीति करने लायक नहीं है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवा रमन्ते। अनाप शनाप जो मन में आता है सारी बातें बोलते हैं। अरे आप प्रश्न का उत्तर तो एक लफ्ज नहीं बोला है, आपके घर में पिटाई हो रही है और जनता के सामने जाकर वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करे, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो अखबार के पन्नों पर लिख देंगे, हमारी गलती होगी तो मैं शीश झुकाकर मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जनता की आंखों में मैं धूल झोंक कर जीवन में न राजनीति की है न कभी करूंगा। ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं? माने आप आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, आज उसी के साथ गठबंधन कर लिया। कैसे चलेगा यह चरित्र? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में। भारत तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। कभी कहते हैं अरे मोदी जी तो दूसरों के लिए वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जब इस बात की जानकारी मिली तो मैंने कह दिया, सुन लो, मोदी जी 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। झूठ बोलते हैं मेरे बहनों भाइयों, कहते आएंगे ओबीसी का और साथ ही साथ अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त कर देंगे? पिछड़े वर्ग के आरक्षण को संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मान्यता यदि किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है। ये कहते हैं हम धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे। इन्होंने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1985 में धर्म के आधार पर आरक्षण किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। आप कैसे करोगे? मुस्लिम भाइयों के भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं हकीकत को। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर रखी है। बहनों भाइयों, राजनीति इस तरीके से नहीं की जाती।
राजनीति सच बोलकर ही की जा सकती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। यह कहते हैं क्या यदि मोदी को 400 से ज्यादा सीट मिल गई तो भारत में लोकतंत्र का गला घोंट देंगे। अरे कांग्रेस के दोस्तों, इमरजेंसी 75 की हम भूल नहीं सकते। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, पिटीशन भी हाई कोर्ट में हार गई। लोकतंत्र का इतना सम्मान उन्होंने नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी सारे देश में लगा दी। लाखों लाख की संख्या में नेताओं को उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, हमारी उम्र भी 24 साल की थी। मैं 2.5 महीने तन्हाई में रहा हूं, सॉलिटरी सेल में रहा हूं, तन्हाई में रहा 24 साल की उम्र में। और उसके बाद उठाकर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 16 महीने वहां रहा। ये लोग जुल्म और अत्याचार की बात करते हैं। लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। कहते हैं संविधान बदल देंगे। संविधान निर्माताओं ने यह कहा था, संविधान में छोटा मोटा संशोधन करना हो तो आप संशोधन कर सकते हो जो जनता के हित में हो, लेकिन ध्यान रखना, संविधान की जो आत्मा होती है, प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसमें किसी भी सूरत में संशोधन नहीं होना चाहिए। यह संविधान निर्माताओं की उत्कट इच्छा थी, सर्वसम्मत यह फैसला था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटकर, बहनों भाइयों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी बदल दिया, प्रियम्बल को ही बदल दिया। ये कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो तानाशाही भारत में आ जाएगी। क्या क्या जुल्म इन लोगों ने नहीं किया। बहनों भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। देश इस समय आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा केवल आप अपनी कानी उंगली लगा दीजिए, भारत विश्व का सबसे धनवान देश बनकर रहेगा। भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर रहेगा। मैं तो कहता हूं कि इसमें प्रत्याशी मत देखो, आप यह देखो केंद्र में सरकार जो 10 वर्षों से काम कर रही है, फिर से वह सरकार कैसे आएगी। हमारे अंदर होगा, धर्मवीर भाई के अंदर होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है हमारी तरफ से गलती हो गई, लेकिन उसके लिए देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। मेरे बहनों भाई, देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, इस बार को जमकर वोट दीजिए। जमकर वोट मत दीजिए, देना है तो झूम कर वोट दीजिए। पूरे परिवार सहित वोट दीजिए। और एक बात हम लोग बहुत पहले कहते थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग कहते थे, भैया समझ लो, देश में लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कोई हम लोगों की बात मानता ही नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा। सोच विचार कराकर, क्योंकि हम लोग जानते थे लक्ष्मी जी जब भी आती हैं, आपने कहीं देखा होगा लक्ष्मी जी का चित्र, तो लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए नहीं देखा होगा। लक्ष्मी जी को कहीं झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा कि झाड़ू लगाते हुए किसी घर में प्रवेश कर रही है। लक्ष्मी जी को हाथी पर भी बैठ के आते नहीं देखा होगा आपने। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती हैं। जो हम लोगों ने कहा था, देखिए वो बात सही हो रही। भारत की गरीबी शील समाप्त हो रही थी। मुझे लगता है लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही थी, कमल वालों की सरकार कब बनेगी, तब मैं चलूंगी। मैंने भाइयों, सारा रिकॉर्ड इस बार तोड़ दीजिए हमारे धर्मवीर जी के लिए।
टूट जाएगा। पिछली बार कितने से जीते थे? 4,44,000। इस बार 5.5 मार दीजिए ना, मार दीजिए 5.5। अरे इतने वोट से तो मैं नहीं जीता था जितने वोट से जीते। कितने % पोल हुआ था? 63। अच्छा 63। बताइए, इसका मतलब कि इनकी सज्जनता, इनकी सक्रियता, इनकी शराफत पर आप तो लगातार 10 साल से अपनी मुहर लगाते चले आ रहे हैं। बहनों भाइयों, इस बार भी लगा दीजिए। अच्छा, कहाँ रणजीत हैं? अच्छा आए नहीं, हिसाब से रणजीत सिंह लड़ते हैं। हाँ नहीं, ठीक है, तो चलें कि ना चलें? अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बैठे रहे हैं। हम चलें कि ना चलें? ये बात देखिए, या नारी शक्ति बोल रही है। और मेरे माताओं बहनों बेटियों सुन लो, यह जो इसके बाद का जो चुनाव होगा ना, तो विधानसभा और लोकसभा दोनों में 33% का आरक्षण माताओं बहनों और बेटियों को होगा। 33% का। अब 6 महीने के बाद फिर हरियाणा का चुनाव आ जाएगा। हम लोग ये बंद करना चाहते हैं। इस बार चुनावी घोषणा पत्र में तय कर लिया हम लोगों ने, इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा सभी साथ होने चाहिए। और आप देखिएगा, इसी 5 वर्ष के अंदर वह दिन भी देखने को मिलेगा, रोज रोज विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं है। तो बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। दिसंबर जी, मुकेश गौड़ जी जिला अध्यक्ष और तमाम नेतागण उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत संबोधन कर रहे हैं। और जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से, और पूरे भारत का जो चुनावी पर्व है उसमें एक ये संदेश जाना चाहिए कि भिवानी की जनता ने अब की ठाना है